चल हम लोग ओम स्लो देख रहे थे। इक्वेशन आया था जे इक्वल्स टू सिग्मा। ई सिग्मा को बोलेंगे कंडक्टर का कंडक्टिविटी। इस करंट डेंसिटी जे को वापस से लिख लें आई बाई ए इक्वल्स टू सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ई को वी और एल के टर्म में लिखें तो ई को क्या लिखेंगे वी बाई एल, क्योंकि ई होता है डी वी बाई डी आर। यहाँ से भी निकाले तो एल जाएगा मल्टीप्लाई में, सिग्मा जाएगा डिवाइड में। तो आई के साथ एल, सिग्मा डिवाइड में, और एरिया पहले से ही डिवाइड में है। भी क्या है बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, या यही पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के इंड्स के क्रॉस भी है। जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के इंड के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो यहाँ से भी इक्वल्स टू भी आई के बदले आई 1/सिग्मा। 1/सिग्मा को एक सिंगल टर्म डालेंगे रो एल बाई ए, वेयर रो किसको बोले हैं 1/सिग्मा को इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर या मटेरियल। कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल 1/सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल कहलाएगा रेजिस्टिविटी। रो एल अपॉन ए। सिग्मा एक गिवन मटेरियल के लिए कांस्टेंट था या वेरिएबल था, कांस्टेंट था। और यदि सिग्मा कांस्टेंट है तो 1/सिग्मा भी, तो रो भी। तो गिवन मटेरियल के लिए या गिवन कंडक्टर के लिए रो कांस्टेंट, कंडक्टर का लेंथ एल कांस्टेंट, यदि गिवन है तो उसका लेंथ फिक्स रहेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट रहेगा। इस पूरे कांस्टेंट को आर बोल लेंगे। फाइनल इक्वेशन आ जाएगा भी इक्वल्स टू आई आर, वेयर आर किसको बोले हैं रो एल बाई ए, सिग्मा एल बाई ए नहीं, रो एल बाई ए को बोले हैं। इस आर को बोलेंगे रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर या मटेरियल। गिवन कंडक्टर के लिए रो का वैल्यू एल भी कांस्टेंट और ए भी। तो एक यदि फिक्स कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस भी हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। रेजिस्टेंस तब तक चेंज नहीं होगा जब तक मटेरियल चेंज नहीं किया जाए, या कंडक्टर का लेंथ चेंज नहीं किया जाए, या फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज न किया जाए। एक और पैरामीटर पर यह रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वह है टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर भी चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या रहता है चेंज हो जाता है। और कंडक्टर के लिए ऐसा होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। याद क्या क्या रखना है अभी तक यह देख लीजिए। पहले तो यह मेन इक्वेशन जे इक्वल्स टू सिग्मा ई, जिसको ओम्स लॉ का मेन इक्वेशन बोलेंगे। सिग्मा यदि याद रह सके एन ई स्क्वायर टॉ बाई 2m, तो इसको भी याद कर लेंगे। इसे बहुत फोकस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से न के बराबर क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन यदि याद रह सके तो सिग्मा का वैल्यू भी याद कर ले सकते हैं। एन को क्या बोलते हैं क्या है एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम दोनों सेम चीज़ है या अलग अलग है अलग अलग है केवल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो तो उसका कोई यूनिट
नहीं होगा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है इसका नंबर बता रहा है कि नहीं। और इसका ऐसा यूनिट होगा पर मीटर क्यूब, कि नहीं होगा। तो स्मॉल n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को, ऐसा ही ना। नेक्स्ट आपको याद रखना होगा कि रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी मटेरियल का या कंडक्टर का। सिग्मा का नाम तो पहले ही जान रहे हैं, कंडक्टिविटी। रो और सिग्मा का रिलेशन, रो इक्वस टू 1/सिग्मा या सिग्मा इक्वस टू 1/रो, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल, यह भी याद रखना होगा। ओम्स लॉ से जो यह इक्वेशन डिराइव हुआ, V इक्वस टू IR, क्लास 10th में आप बोलते थे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या बोलते थे, क्योंकि टेम्परेचर यदि कांस्टेंट ना रहे तो R का वैल्यू फिर कांस्टेंट, तो टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिए और बोलते थे एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस across conductor is directly proportional to current passing through the conductor। इस कांस्टेंट को यदि हटा दे तो इक्वल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपोर्शनल में। तो यह कांस्टेंट कब रहेगा, जब टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट। और फॉर अ गिवन कंडक्टर, कंडक्टर गिवन है तो उसका एल और ए भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मटेरियल का रेजिस्टिविटी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो पूरा आर को कांस्टेंट कर लिए और इस कांस्टेंट को जैसे ही हटाएं तो इक्वल बन गया, प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से बोलते थे पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of the conductor is directly proportional to the current flowing through it। V इक्वस टू आई आर, इक्वेशन को याद रखना होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। और आर इक्वस टू रो एल अपॉन ए होता है, रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी एल, लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस इक्वेशन को भी याद करके आपको हमेशा रखना होगा। इस आर के लिए यह जो कांस्टेंट आ रहा है जिसको आप बोले कंडक्टर का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मीन्स जब कंडक्टर से करंट फ्लो होगा तो वह कितना अपोज कर पा रहा है, अपोज करने का एबिलिटी ही कहलाएगा उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहलाएगा। रेजिस्टेंस के लिए एक सिंगल यूनिट यूज किया गया, ओम। क्या यूज किया गया, ओम। लेंथ का यूनिट अपने को पहले से पता है, एरिया भी मीटर स्क्वायर पता है, लेंथ मीटर और एरिया। तो यहाँ से हम लोग रेजिस्टिविटी ओम के टर्म में निकालेंगे। किसके टर्म में निकालेंगे, एक दूसरा तरीका हो सकता था कि जे आपको पता है, I/A एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड या तो न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर, वहाँ से सिग्मा निकाल लीजिए और जो भी यूनिट है उसका रेसिप्रोकल कर दे तो वह रो आ जाता है। सिग्मा का रेसिप्रोकल कर लेते तो किसका यूनिट आ जाता है, रो का। लेकिन वो ऐसा ना करके हम लोग आर का जो यूनिट है ओम, ओम के टर्म में रो निकालेंगे। और जब रो निकल जाएगा ओम के टर्म में तो फिर किसका यूनिट निकालेंगे, आर का। सिग्मा का रो यदि पता चल गया तो रो के हेल्प से क्या मिल जाएगा, सिग्मा मिल जाएगा उसको का रेसिप्रोकल करके। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस आर इज ओम। इस ओमेगा सिंबल से डिनोट करेंगे, यह सिंबल भी ओमेगा रहता है और यह सिंबल भी। इसको एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते थे, इसको भी ओमेगा बोलेंगे। सिंस आर इज रोयल अपॉन, यहाँ से रो निकालेंगे, RA/L। आर हो गया ओम, एरिया मीटर स्क्वायर और लेंथ हो गया 1 मीटर। 1 मीटर कैंसिल, रो का ऐसा यूनिट आ जाएगा। रो मतलब इस रेजिस्टिविटी रो का ऐसा यूनिट हो जाएगा ओम मीटर, याद रखना होगा इसको भी। यहाँ से यदि हम सिग्मा का यूनिट देखें तो सिग्मा का यूनिट क्या हो जाएगा, 1/ओम मीटर। सिग्मा को क्या बोलते हैं, कंडक्टर का कंडक्टिविटी। तो यहाँ से देखें ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी सिग्मा।
यह हो जाएगा ओम 1/ओम मीटर, इसको याद रखना होगा। इस पूरे को ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम ओम के इनवर्स को महो बोला जाता है। ओम के इनवर्स को क्या बोला जाता है, महो। अब महो का ही एक और नाम है साइमन। तो ओम इनवर्स को हम लिख लें महो, तो महो पर मीटर, महो पर। अब महो का ही नाम एक और क्या है, तो साइमन पर मीटर। इसका मतलब कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी रो का तो एक ही यूनिट याद रखेंगे, ओम मीटर। कंडक्टिविटी सिग्मा, तीनों फॉर्म में इसको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यह और यह दोनों सेम है। तो ओम इनवर्स महो पर मीटर या साइमन पर मीटर। ठीक है क्या, निपटा। वापस से एक बार समझ ले कि याद क्या क्या रखना है। इधर कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पहला इक्वेशन जे इक्वल्स टू सिग्मा ई जे को बोलेंगे जे को क्या बोलेंगे, सिग्मा को क्या बोलेंगे, कंडक्टर का कंडक्टिविटी। ई को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्टर के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों डेवलप होगा, बैटरी का वोल्टेज भी नहीं हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही आएगा क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है कि नहीं है, सिग्मा का वैल्यू याद रख भी सकते हैं या नहीं भी रख सकते हैं, रख लीजिएगा तो कुछ बिगड़ता नहीं है। उसके बाद सिग्मा के रेसिप्रोकल को बोलते हैं रो। रो का नाम है रेजिस्टिविटी। यही रो फर्स्ट चैप्टर के लिए था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सिग्मा था सरफेस चार्ज डेंसिटी, लेकिन सिंबल तो फिक्स है कि नहीं। अब फिजिकल क्वांटिटी ढेर सारा है, तो बहुत सारा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होगा जिसके लिए सिंबल सेम हो जाए कि नहीं हो जाए। तो यहाँ का रो जो है वो रेजिस्टिविटी है और सिग्मा है कंडक्टिविटी। दोनों में रिलेशन रो इक्वस टू 1/सिग्मा या सिग्मा इक्वस टू 1/रो। भी इक्वस टू IR, भी कहलाएगा across the ends of the conductor, across the ends of the I current flowing through the conductor, R is resistance of the conductor, R is R equals to रो एल अपॉन ए। रो किसका प्रॉपर्टी, कंडक्टर का या मटेरियल का प्रॉपर्टी है, मतलब करंट या वोल्टेज को चेंज करने से रो पे असर नहीं होगा। करंट या वोल्टेज पर सिग्मा डिपेंड करेगा क्या, इसमें कहीं करंट या वोल्टेज का टर्म है क्या। तो करंट या वोल्टेज चेंज करने पर सिग्मा को कुछ लेना देना है नहीं, तो रो को लेना देना रहेगा क्या। तो रो को कंडक्टर के या उसके थ्रू करंट से कोई लेना देना नहीं है। लेंथ कांस्टेंट रहेगा, गिवन कंडक्टर का एरिया भी क्या रहेगा। तो एक गिवन कंडक्टर के लिए हमेशा रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका कांस्टेंट होगा या फिक्स होगा। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होगा ओम, इस रेजिस्टेंस आर का ऐसा यूनिट होगा ओम। और जैसे ही यह इक्वेशन तो याद रखना ही होगा, आर इक्वस टू रोयल अपन है, फिर यूनिट की बात आ गई तो आर का यूनिट आपका हो गया ओम। यहीं से रो आ जाएगा ओम मीटर। अरे नीचे मीटर, ऊपर और नीचे काटोगे तो नीचे क्या बचेगा, मीटर। इधर गया तो रो क्या हो जाएगा, ओम मीटर। जैसे ही रो हो गया ओम ओम मीटर तो सिग्मा हो जाएगा। ओम का भी इन्वर्स और मीटर का भी इन्वर्स, ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स। ओम इन्वर्स को बोलेंगे महो, तो महो पर मीटर। महो का ही एक और नाम साइमन, तो साइमन पर। समझ में आई बात। एक और छोटा सा टर्म डिफाइन कर लेते हैं, उसको बोलेंगे कंडक्टेंस। क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का सिंबल सिग्मा, और कंडक्टेंस को कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कंडक्टिविटी
का रेसिप्रोकल, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल, तो कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल, रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस क्या होता है 1 बाई रेजिस्टेंस। यदि डिफिनीशन में लिखना हो तो लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस का एसआई यूनिट क्या होगा भाई, एसआई यूनिट हो जाएगा इसका ओम इनवर्स, जिसको बोलेंगे मोहो या इसी को बोलेंगे साइमन बोलेंगे। तो कंडक्टेंस का ही यूनिट साइमन हुआ करता है, ठीक है, निपटा सकते हैं। एक क्वेश्चन लिखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज आर, कैपिटल आर। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डाल दीजिएगा आर को। कैपिटल आर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज आर, कैपिटल आर को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है। फुल स्टॉप दे करके, इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड 2 times, if the length of the conductor is increased 2 times by stretching it, is increased 2 times by stretching it, comma, find its new resistance। फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस। नहीं होगा, और इसीलिए आपको यह क्वेश्चन दिया गया है। इसको जैसे बाकी चीज़ को बहुत ध्यान से समझते हैं, इसको भी समझिए और कल तक भूल जाइएगा, और क्या। एक कोई भी कंडक्टर का टुकड़ा ले ले, लेंथ कितना कंसीडर कर ले, क्रॉस सेक्शनल एरिया मटेरियल के रेजिस्टिविटी को रो बोल लीजिए, तो इसके रेजिस्टेंस आर को आप लिख ले सकते हो रो एल अपॉन ए। अब मान लीजिए इसके लेंथ को डबल करना है, और लेंथ को डबल करने के लिए आप एक ऐसा ही कंडक्टर आगे डाल दीजिए। ऐसा ही मतलब यह कॉपर था तो कॉपर का ही, और एल्युमिनियम था तो क्या सेम रहेगा, क्या सेम रहेगा, रो सेम रहेगा, क्योंकि रो तो मटेरियल का प्रॉपर्टी है। तो यह रो रहा कि नहीं। ऐसा ही लेंथ एल था तो इसका भी लेंथ, और एरिया इसका भी क्या ले लीजिए, ए ले लीजिए। तो अब ये पूरे को एक कंडक्टर बोले तो इसके रेजिस्टेंस को आर डैश बोलिए, तो इसका रो तो बगल वाले का रो तो पूरा का, पूरे मटेरियल का भी रो, रो टेम्परेचर या डेंसिटी जैसा प्रॉपर्टी है, उसको साइज से लेना देना नहीं रहेगा। मटेरियल का प्रॉपर्टी है, अब ऐसा थोड़े ना है जहाँ 10 मीटर का है तब रो 5 मीटर का हो जाएगा तो रो बाई 2, ऐसा है क्या। यह मटेरियल का प्रॉपर्टी है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ से यहाँ तक जो भी था यदि आधा कर लेंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम उतना ही रहेगा कि आधा हो जाएगा, उतना ही, क्योंकि वह यूनिट वॉल्यूम का चीज़ है कि नहीं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यदि आधा हुआ तो वॉल्यूम भी तो आधा हो गया, तो फिर से स्मॉल एन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एन ई स्क्वायर भी सेम रहेगा, टॉ बाई 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सारा क्वांटिटी सेम, तो सिग्मा कांस्टेंट, और सिग्मा कांस्टेंट तो रो भी, उसको साइज से लेना देना। तो यदि टुकड़ा का एल वाले लेंथ का रो तो पूरे का रो ही, तो रो के बदले रो एल, अब कितना 2L, 2 आगे ले ले, और एल, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये तो बड़ा वाला का यही रहेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब यह मोटाई यही रहेगा। इस रोयल अपॉन ए को क्या बोले हो, आर, तो आर डैश क्या हो जाएगा 2R। तो डबल तब होगा जब एक वैसा ही कंडक्टर आप सामने डाल दीजिए, डबल तब होगा जब एक ऐसा ही कंडक्टर सामने डाल दीजिए। लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा ही कंडक्टर सामने डाले हो गया,
नहीं, क्या किए हो, इसका लेंथ तो डबल किए हो, कैसे? स्ट्रेच मतलब खींच करके। जैसे ही खींचेंगे तो पहले एरिया ए था, अभी भी उतना ही रहेगा कि पहले से ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। च्युइंगम हम लोग चबाते हैं, और चबाने के बाद जब मन भर जाता है तो क्या करते हैं, ले करके, मतलब अभी नहीं, बचपन वगैरह में किए होगे उसको, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब बगल वाला जो मोटाई है, खींचने के बाद उतना ही रहता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है कि नहीं? क्या होने लगता है? कम होने लगता है, तो एरिया कमता है और लेंथ, लेंथ जितना बढ़ाएंगे एरिया उतना कम होगा, उसी रेशियो में कि नहीं? इसका मतलब है लेंथ को यदि डबल किए हो तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। लेंथ को ट्रिपल कर दे तो एरिया, ट्रिपल हाफ नहीं, वन थर्ड बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे? वन थर्ड बोलेंगे। समझे या नहीं समझे? हटाएं इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पहले यदि आपका कंडक्टर का लेंथ कितना था, एल, और एरिया क्या था? नाउ इफ लेंथ बिकम्स 2L, कितना? तो एरिया को क्या होना होगा, ताकि पहले का वॉल्यूम और बाद का वॉल्यूम क्या रहे, सेम की अलग अलग? वॉल्यूम तो चेंज नहीं ना होगा भाई। आप किसी भी चीज़ को, मान लीजिए एक स्फेयर है मेटल का, गर्म करके उसको हथौड़ा मारिए तो ठीक है, उसके शेप में चेंज आएगा, लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम कि नहीं, डेंसिटी वही रहेगा कि चेंज हो जाएगा? वही रहेगा। अब मास वही रहेगा कि चेंज हो जाएगा? तो वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इज मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज मास बाई डेंसिटी, तो मास भी वही और डेंसिटी भी वही, तो वॉल्यूम सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना, एल, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए था, एल होना चाहिए था। मल्टीप्लाई कीजिए यह टू और यह टू, कि नहीं? ना पता चले तो यहाँ आपके एरिया को ए डैश बोल लेते, क्या बोल लेते? लेंथ कितना, 2L, यह तो पता है क्योंकि बोला है कि डबल कर लिए हैं। एरिया को क्या डालते, ए डैश, और वह पूरा वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम किसके इक्वल, एल के। वहाँ से अपने आप ए डैश का वैल्यू क्या आ जाता है, A/2 आ जाता है कि नहीं आ जाता? अब जो नया रेजिस्टेंस आर डैश है इसका, यदि यह आर कितना था, रो एल अपॉन नया रेजिस्टेंस आर डैश, रो के बदले रो, मटेरियल का रेजिस्टिविटी रो था, तो अभी भी क्या रहेगा, एल के बदले, और ए के बदले A/2, यह टू कहाँ जाएगा, 4 रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए को क्या बोले हो, क्या हो जाएगा, 4R। तो नया रेजिस्टेंस यदि लेंथ कितना किए हो, 2 गुना, तो नया रेजिस्टेंस 4 गुना, यदि 3 गुना करते तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर भी 3 कहाँ जाता, कितना गुना, तो 2 पर 4 गुना, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 16 गुना 5 पे। इसका मतलब लेंथ को n टाइम्स बढ़ाया जाए, लेंथ को, लेकिन कैसे बढ़ाया जाए, स्ट्रेच करके। कैसे बढ़ाया जाए? ऐसा नहीं कि बढ़ाने के लिए एक से आगे वैसा ही कंडक्टर ले लीजिए, यदि स्ट्रेच करके बढ़ाया जाए लेंथ को कितना गुना, n गुना, तो पहले रेजिस्टेंस R था तो नया N² R, इनिशियल का N² टाइम, जितना गुना लेंथ बढ़ेगा उसका A² टाइम्स रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। समझ गए क्या? निपटाइए पहले इसको। अब देखिए होता क्या है कि हम लोग हर साल जब पढ़ाते हैं तो बच्चा को यह इम्पोर्टेंट करके पढ़ा देते हैं कि कंडक्टर को स्ट्रेच करके यदि उसका लेंथ बढ़ाएं तो जितना टाइम से लेंथ करेंगे नया रेजिस्टेंस इनिशियल का उस एस के स्क्वायर टाइम्स, जितना टाइम्स लेंथ हुआ है उस टाइम्स का स्क्वायर टाइम्स नया रेजिस्टेंस हो जाएगा कि नहीं? 2-3 साल पहले सेम क्वेश्चन मेंस में आपका पूछा, लेकिन वह क्या किया, थोड़ा चेंज कर दिया। वह बोला, एग्जैक्ट याद नहीं है कि कितना परसेंट, लेकिन हम एक एग्जाम्पल ले ले, बोला कि लेंथ को 50% से इंक्रीज कर लिए स्ट्रेच करके। क्या कर लिए? तो पहले रेजिस्टेंस यदि समथिंग 80 ओम था, हम उसको आर बोल ले, 80 ओम जो भी वैल्यू दिया था उसको हम क्या बोले, तो नया रेजिस्टेंस बताइए। नया रेजिस्टेंस यही पैटर्न की कुछ अलग पूछ दिया, यही पूछा। पहले 50% यदि बढ़ा दे रहा है लेंथ, तो देख लेंगे कि इनिशियल लेंथ यदि एल था तो नया लेंथ इनिशियल का कितना टाइम्स हो जाएगा। तो यदि इनिशियल लेंथ एल था तो नया लेंथ एल डैश क्या हो जाएगा, L + L का 50/100,
या 3L/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 3L/2, मतलब इनिशियल का कितना गुना? इसका मतलब नया रेजिस्टेंस इनिशियल का कितना गुना? 9/4 टाइम्स। समझे या नहीं समझे? तो जो आप टाइम्स लेंथ का जितना टाइम्स रहता है उसका स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस हो जाता है। तो उसको डायरेक्ट टाइम्स ना दे करके क्या कर दिया? परसेंटेज में दे दिया। समझ पाए क्या? तो चाहे डायरेक्ट टाइम्स दे या फिर परसेंटेज, परसेंटेज के हेल्प से आप कहाँ पहुँचिए? कितना टाइम्स है? यदि बोला कि 100% बढ़ा लिए, 100% मतलब 2 गुना कर लिए तो 4 गुना हो जाएगा कि नहीं? 150% बढ़ा लिए, कितना परसेंट है? तो यहाँ पर 150 और यहाँ पर कितना? 100। 50 से कैंसिल करोगे तो 2 और ये कितना? 3। 150 है तो ऊपर 3 या नीचे क्या आएगा? 2। 2L प्लस 3L, 5L/2। L का 5/2 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस 25/4 टाइम्स। समझ पाए? कोई समस्या? इसी को हम लोग एन के टर्म में लिख लेते हैं, और एन के टर्म में शायद नीट 2015 या 16 में पूछ भी चुका है, एकदम एन के टर्म में ही, और यह एक फेमस पैटर्न है, इसलिए आपको याद रखना होगा। तो नीचे लिख लीजिएगा, इफ इफ स्टार करके लिखिएगा इस पॉइंट को। इफ द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, if the length of a conductor is increased n times, if the length of a conductor is increased n times by stretching it, comma, then its new resistance becomes, then its new resistance becomes n square times of initial value, n square times of initial value. हेडिंग दीजिए, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। नंबर 1 में लिखेंगे सीरीज ग्रुपिंग। नंबर 1 में लिखेंगे सीरीज ग्रुपिंग। रेजिस्टेंस को सिंबल के टर्म में ऐसा दिखाते हैं, यह रेजिस्टेंस का सिंबल है। ग्रुपिंग में कम से कम 2 लेंगे, फर्स्ट रेजिस्टेंस को बोलेंगे, सेकेंड को बोलेंगे, दोनों को किससे कनेक्ट कर लेंगे? V वोल्ट के बैटरी से। अभी आप देखे थे V = IR, यहाँ से क्या पता चला था कि यदि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या हो? R, और इसको कितना वोल्ट सप्लाई कर दे? V वोल्ट, तो इसके थ्रू क्या होगा? I अमाउंट का करंट फ्लो होगा। अब एक से ज़्यादा R रहेगा और उसको बैटरी दीजिए, तो वहाँ करंट फ्लो होगा या नहीं होगा? वहाँ पर भी करंट फ्लो होगा। मतलब किसी भी रेजिस्टेंस को यदि वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर लिया जाए तो रजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो होगा। तो यहाँ से यह V वोल्ट का बैटरी कितना करंट भेजेगा? I करंट आगे जाके R1 को, और फिर और कहाँ इन कर जाएगा? बैटरी के निगेटिव में इन कर जाएगा। दोनों रेजिस्टेंस का करंट सेम या अलग अलग? सेम रहेगा। यदि फर्स्ट रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज, यहाँ से यहाँ के वोल्टेज को क्या बोल ले? V1, तो V होता है IR, तो V1 कितना के इक्वल? इसका करंट कितना? I और R के बदले, और इसके वोल्टेज को V2 बोले तो V2 कितना होगा? IR2। इसका मतलब वोल्टेज सेम है या अलग अलग?
अलग अलग है, एक है IR1 और दूसरा है IR2, है कि नहीं है? तो वोल्टेज अलग अलग सीरीज में और करंट सेम होगा। अब इस दोनों रेजिस्टेंस को हटा करके एक सिंगल रेजिस्टेंस यूज कर ले और इसका नाम क्या दे दे? आर इक्विवेलेंट। इसको भी किससे कनेक्ट कर ले? V वोल्ट के बैटरी से। यहाँ कितना करंट? I। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करंट का हो रहा है या वोल्टेज का? वोल्टेज का। तो वोल्टेज V इक्वल टू लिखेंगे V1 प्लस, यह जो V है वह ऊपर के नीचे वाले सर्किट से V इक्वल टू IR। तो I के बदले I और R के बदले R इक्विवेलेंट V1 इज IR1 एंड V2 इज, इधर से दोनों जगह से I कॉमन लेकर के कैंसिल कर लेंगे इस वाले I से, तो क्या आ जाएगा? R1 प्लस, ऐसा डायरेक्ट C1 प्लस C2 कैपेसिटर में करते थे पैरेलल के लिए। वहाँ जो पैरेलल का फॉर्मूला था कैपेसिटर के लिए, वह रेजिस्टेंस में सीरीज के लिए आ जाएगा। सिमिलरली फॉर N रेजिस्टर्स, रेजिस्टर्स किसको बोलेंगे? ऐसा कोई भी मटेरियल जिसके पास रेजिस्टेंस नाम का प्रॉपर्टी हो उसको क्या बोलेंगे? रेजिस्टर्स। सिमिलरली फॉर N रेजिस्टर्स, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R1 प्लस प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस। इसका मतलब सीरीज में इक्विवेलेंट निकालना है तो सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर लेंगे। इफ R1 किसके इक्वल? R2 के, R3 सब आपस में इक्वल हो जाए, RN सब इक्वल हो कितना के? R के। तो यदि इसका भी वैल्यू R और इसका भी वैल्यू तो 2 है तो R प्लस R, 3 रहे तो N रहेगा, तो R इक्विवेलेंट N रजिस्टर के लेके आ जाएगा NR आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? डेट इज इन सीरीज combination of resistors, current remains same for all resistors, while potential difference may vary। में वैरी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यदि दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाए? सेम हो जाए, तो इसका वोल्टेज भी इक्वल टू IR और यह भी IR कि नहीं? लेकिन फिर भी जो बैटरी का वोल्टेज है वह पूरा इसको नहीं मिलेगा, दोनों में इक्वली डिवाइड होगा। लेकिन इसका भी वोल्टेज V/2 और इसका भी वोल्टेज IR कितना के इक्वल? तो टोटल का आधा इसको और आधा कि नहीं? निपटाइए, आ गए। नंबर 2 में लिखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस वर्सेस रेजिस्टिविटी का ग्राफ कैसा होगा किसी कंडक्टर के लिए? इन्वर्सली ग्राफ हमेशा हाइपरबोलिक चांस जैसा है, कुछ भी बोल देते हो यार। चल देख, एक रेजिस्टेंस कितना, नीचे एक रेजिस्टेंस R2, बैटरी का वोल्टेज क्या करेगा? बैटरी I अमाउंट का करंट भेजेगा, यह करंट यहाँ पे जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऊपर कितना बोल लीजिए, और नीचे इस रेजिस्टेंस का एक एंड बैटरी के पॉजिटिव से, दूसरा एंड बैटरी के, तो बैटरी का वोल्टेज भी, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज इसके अक्रॉस भी, क्योंकि यह भी बैटरी के पॉजिटिव से भी कनेक्टेड है दूसरा एंड। जिस तरह कैपेसिटर में एक पॉजिटिव प्लेट और एक, इस तरह रेजिस्टेंस में कोई पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल नहीं होता है। जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है उसको हाई पोटेंशियल पे लीजिएगा, उधर वाला
तब करंट का फ्लो हाई पोटेंशियल से, लेकिन पहले से कोई पोलरिटी नहीं होता है। दोनों रेजिस्टेंस को हटा ले तो कितना रेजिस्टेंस? एक रेजिस्टेंस। क्या नाम डालेंगे? आर इक्विवेलेंट। किससे कनेक्ट करेंगे? बैटरी के वोल्टेज V से। क्या करेगा बैटरी? आई अमाउंट का करंट भेजेगा। डिस्ट्रीब्यूट कौन हो रहा है? करंट। तो इक्वेशन किसका? आई इक्वस टू I1 प्लस I2। इस आई को नीचे के डायग्राम से लिखेंगे। आई इक्वस टू V/R। तो नीचे का वोल्टेज V है और R क्या है? I1 यहाँ से डालिए V/ और यह होगा V/R2। V कॉमन लेकर के इधर के V से कैंसिल। 1/R इक्विवेलेंट इक्वस टू 1/R1 प्लस 1/। यहाँ से जब R1 R2 का LCM लेकर के सॉल्व करेंगे और R इक्विवेलेंट निकालने के लिए इसको उल्टा करेंगे और इसको भी, तो R इक्विवेलेंट आपका रेडीमेड क्या आ जाएगा? R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस इस टाइप का C1 C2/C1 प्लस C2 आता था कैपेसिटर में सीरीज के लिए। यहाँ पे आएगा पैरेलल के लिए। लेकिन यदि दो से ज़्यादा हो जाए, इफ देयर आर n registers connected in parallel, 1/, equals to 1/, plus 1/, plus 1/, 1/Rn। 4 है तो कितनी बार जाएंगे? 4 बार 1/R4 तक। चारों का LCM लेके सॉल्व करेंगे, फिर LHS को भी उल्टा और RHS को भी उल्टा करके R इक्विवेलेंट निकालेंगे। इफ R1 इक्वल हो जाए डॉट 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 Rn के, और सब कितना के इक्वल, तो R इक्विवेलेंट यहाँ आ जाएगा। N/R कभी नहीं हो सकता। N/R कर लीजिएगा तो इधर रेजिस्टेंस और इधर यूनिट क्या रहेगा? 1/, रेजिस्टेंस कभी भी ओम पर ओम के। तो यदि R है तो R का टर्म हमेशा कहाँ आना चाहिए? ऊपर ही आना चाहिए। कितना होगा? R/N हो जाएगा। पैरेलल में क्या सेम रहेगा? वोल्टेज सेम रहेगा। करंट वेरी कर सकता है। दैट इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल combination of resistors, voltage remains across all the resistors while current may vary। निपटाइए। हो गया? नोट कर लिए? देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ पे क्या करेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो जितना भी रेजिस्टेंस है सबका सम कर लेंगे। लेकिन यदि सबका वैल्यू सेम ही हो तो एक का रेजिस्टेंस लिख करके और जितना रेजिस्टेंस है उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्विवेलेंट आ जाएगा। NR का यही मतलब। पैरेलल में यदि दो हो तो दो के लिए R1 R2 बाई, लेकिन दो से ज़्यादा हो तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जितना है उतना टाइम्स जाएंगे, फिर अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। यदि सबका वैल्यू पैरेलल में सेम हो तो एक रेजिस्टेंस लिख लेंगे और जितना नंबर है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, उस नंबर से डिवाइड कर लेंगे। क्वेश्चन लिखिएगा। इन द फिगर शोन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस in the figure shown find the equivalent resistance between points
ए एंड बी। ए को क्या मानेंगे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और बी को बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। फिगर ए है आपके लिए। आर आर और आर, ए और बी। आंसर आएगा 3R। ए से क्या करेंगे अपने मन से आई अमाउंट का करंट भेजेंगे, यह जा करके इसको, फिर इसको और फिर इसको बैटरी के नेगेटिव में इन कर गया। तीनों रेजिस्टेंस का करंट सेम है, करंट सेम होगा सीरीज में। और सीरीज में आर 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 वैल्यू का कितना है 3, तो एन आर करे तो 3R हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट यहाँ पर आपका आ जाएगा 3R। बी फिगर में आइए। फोर आर होगा। यहाँ फिर से ए से आई करंट भेजिए, यही करंट इसको इसको फिर इसको बैटरी के नेगेटिव में इन किया। चारों का करंट सेम, तो चारों आपस में सीरीज में। यहाँ पर एन आर होता है तो एन के बदले 4 और ए का वैल्यू आर है तो 4R। नोट कीजिए दोनों। नेक्स्ट आए। ए और बी, आर 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 और आर। थ्री आर बाई फोर। यहाँ से आई करंट भेजेंगे, एक इधर जाएगा और एक इधर वाला करंट इसको मिलेगा और फिर तो यह तीनों आपस में सीरीज आर आर का 3 है तो 3R। और यह 3R इस आर के साथ पैरेलल में 3R इंटू आर बाई 3R प्लस आर कितना 4R। पैरेलल में होता है R1 R2 बाई, तो R1 को 3R, R2 को R बाई 3R प्लस आर 4R। एक आर कैंसिल किया जाएगा 3R बाई। निपटाइए। कितना होगा यहाँ पर भी आएगा 3R बाई 4। निपटाइए।